बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया। मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि इंसाफ के निज़ाम पर आवाम का एतमाद जो है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 1.5 साल से ज़्यादा का अरसा तहरीक इंसाफ की बात की हमेशा और यही कहा कि हम एहतसाब भी करेंगे, इंसाफ भी करेंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सिस्टम के हाथों इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि उनको ये बयान देना पड़ा है। और आवाम का एतमाद कौन बहाल करेगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुदा न खास्ता करने में नाकाम रहती है? तो व्हाट द अदर ऑप्शन, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन जो है वो नज़र नहीं आता। इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से हम बात करेंगे। जिस तरह से केसेस की तादाद में हम देख रहे हैं कि अमवात में भी दिन ब दिन एक नया रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर की इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। पंजाब के अंदर लाहौर को कोरोना का गढ़ कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ पर मरीज़ बढ़ रहे हैं। अस्पतालों की सूरत हाल ये है कि अस्पतालों ने मरीज़ों को दाखिल करने से इनकार करना शुरू कर दिया, बड़े अस्पतालों ने, बड़े सूबों के। हम किस हद तक इसके अंदर कामयाब हुए और क्या हम इस पर मज़ीद काबू पाने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं? 31 मई के बारे में ये कहा जा रहा है कि कल इस हवाले से फैसला होगा कि लॉकडाउन में मज़ीद नरमी की जाएगी या सख्ती की जाएगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को खोल दिया गया है, बाज़ारों को भी खोल दिया गया है। उसकी वजह से मज़ीद ये कोरोना का जो वार है वो तेज़ हो गया है। अब हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है? हम ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ लेकर जाएं, हम कोई और स्ट्रेटजी जो है वो करें, जैसे कि यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस ने ऑनलाइन तालीम देना शुरू की है। इसी तरीके से बाकी बिजनेसेस जो ऑपरेट किए जा सकते हैं उनको उतना करने के लिए भी मेरा ख्याल है कि अब हमारी हुकूमत को सर जोड़ना होगा ताजरों के साथ, ताकि निज़ाम भी चलता रहे और इस कोरोना के हवाले से हम थोड़ा सा एहतियात भी कर सकें। SOPs के ऊपर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है, जो अब तक हम देख रहे हैं कि उस तरह से नहीं करवाया जा सका। शॉपिंग के लिए ख़वातीन को भी अलाउ कर दिया, बच्चों को भी अलाउ कर दिया। तो इन चीज़ों के ऊपर हम कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और आटे के 20 किलो के थैले में जो 120 रुपए का इजाफा हुआ है, इसके ऊपर हमने बात करनी है कि इसका जिम्मेदार कौन है और ये जो महंगाई की जा रही है इसके सदबाब के लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है। एटमी धमाकों के हवाले से जो शेख रशीद साहब का बयान आया वो ये कहते हैं कि एटमी धमाके राजा ज़फ़रुल हक, गोहर अयूब और मैंने करवाए हैं। इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी। नासिर नकवी साहब सीनियर सहाफ़ी एनालिस्ट हमेशा की तरह मेरा साथ दे रहे हैं। पीजे मीर साहब सीनियर एनालिस्ट, सीनियर एंकर पर्सन हमारा साथ दे रहे हैं। पीजे मीर साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। नकवी साहब, आपसे मैं स्टार्ट करूंगा। नकवी साहब, क्योंकि कोरोना हमने एक दूसरा टॉपिक रखा है, पहले थोड़ा सा सियासी बात कर लें। सर, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अवाम का बेतमाद नहीं रहा इंसाफ के जो निज़ाम है उसके ऊपर। सर, किसने ठीक करवाना है इस हुकूमत में? ये बयान हुकूमत की तरफ से आना चाहिए या अपोजिशन की जानिब से? अफसोसनाक बात यही है उसामा कि इज़्ज़त-माब वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं। हालांकि ये जो है उनके 2 साल हुकूमत के दौरान भी अवामी हलकों से ये बात होती रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ के मंशूर में ये है कि इंसाफ को आसान बनाया जाएगा, उसूल इंसाफ के लिए सहूलियात पैदा की जाएंगी, आसान और सस्ता इंसाफ मुहैया होगा। 18 महीने या 19 महीने गुजर चुके हैं, 2 साल मुकम्मल होने को हैं। अब वज़ीर आज़म साहब ने जिस अंदाज में ये कहा है तो इस पर अफसोस इसलिए हो रहा है कि एक ममलकत पाकिस्तान का अहम आदमी वो ये कह रहा है कि हमारे इंसाफ का निज़ाम जो है उसमें मसला सही नहीं है और अवामी एतमाद जो है मुतज़लज़ल हो गया। हालांकि ये काम जो था ये किसी तनकीदकार का या अपोजिशन का था कि वो ये कहते हैं कि आप मंशूर में ये लेके आए थे और आप कुछ नहीं कर सके और 2 साल में अब लोगों का एतमाद जो है मज़ीद खोता जा रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यही है कि 72 सालों में हमारे यहाँ जो निज़ाम इंसाफ है उस पर एतमाद की बात क्या करें। इसमें मुश्किलात, आसानियाँ पैदा करने की बात लोग करते हैं, लेकिन मुश्किलात इतनी ज़्यादा है और महंगा इतना ज़्यादा है। सिस्टम इस अंदाज में बना है कि किसी आम आदमी, गरीब आदमी को इंसाफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। कहते हैं इंसाफ वो होता है जो होता नज़र आए, तो होता क्या नज़र आता है? यहाँ बरसों बीत जाते हैं या उम्रें गुजर जाती हैं। यहाँ दादा मुकदमा करता है, पोते की बारी आती है, तो वो भी सिर्फ वहाँ जाके तारीख़ों पे हाजिरियाँ लगवाने के लिए। यानी ये नहीं है, एक सिस्टम होना चाहिए कि अगर इंसाफ का निज़ाम को सही बनाना है तो वज़ीर आज़म को चाहिए कि ऐसा सिस्टम बना दें कि जहाँ मुकदमा दायर किया जाए उसी वक्त पहले कागजात चेक किए जाए। लेकिन उनको मुखालफत सहनी पड़ेगी वकला की, और वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो इसको कबूल नहीं करेगी कि छोटी अदालतों से ही वो बात जो है ख़त्म कर दी जाए कि अगर इस काबिल नहीं है, कागजात पूरे नहीं हैं, गवाहियाँ पूरी नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, तो उसको आगे जाने ना दिया जाए, वहीं पे उसका इंतज़ाम किया जाए। जैसे अब एक पिछले दौरों में
ये होता था कि जब मर्जी जाके आप हुक्म इम्तनाई ले आए किसी भी चीज़ पे। अब यह है कि सरकारी तौर पर अदारों के खिलाफ अगर आप जाएंगे हुक्म इम्तनाई लेने के लिए, तो पहले वो दूसरी पार्टी को यानी सरकार को भी बुलाएंगे कि आप मौक़िफ़ दें, फिर उसके बाद आपको हुक्म इम्तनाई देंगे। आम आदमियों के लिए अब भी वही रवाज है कि आप मेरे खिलाफ कागजात हैं आपके या नहीं हैं, आप जाके ले आएँ। मैं एक ऐसा मुकदमा भुगत रहा हूँ कोई 8 साल से 6 साल से, कि जिसमें कोई मेरे खिलाफ कागज नहीं है, कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन उसको हुक्म इम्तनाई मिला था और वो अभी तक चल रहा है, सिर्फ इसी तरह चल रहा है, गवाहियाँ हो रही हैं, फलाना हो रहा है, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। 10, 12, 14 जो है वो जजेस चेंज हो चुके हैं। तो अगर यही सिलसिला मेरे जैसे लोगों के साथ भी, जो 4 जमातें पढ़े हुए हैं या जिनकी कोई हैसियत है माशरे में, थोड़ा बहुत जो लोग 4 जानते हैं, अगर मेरे साथ ये सुलूक, तो आम आदमी के साथ क्या सुलूक हुआ। आज वज़ीर आज़म ने ये बात कह के बिल्कुल इस बात को क्लियर कर दिया कि ऐसा कि निज़ाम पे अदल पर उन्होंने निशानी नहीं लगाई, बल्कि उन्हें सारे पूरे हमारे निज़ाम अदल पर निशानी लगा दी कि अदालतों पर एतमाद जो है वो ठीक नहीं। अपोजिशन पहले ही शोर मचा रही है, जिसके खिलाफ केस हो जाए वो कहते हैं ये मुकदमा गलत बना है, नैब हो तो कहते हैं नैब गलत कर रही है, अगर एंटी करप्शन करे तो वो कहते हैं वो गलत कर रही है। अब मामला यही है कि मिसाल के तौर पर कि जो अपोजिशन है वो तो कर ही रही है। अब हमारे एक सूबाई वज़ीर हैं अंसर मजीद नियाज़ी साहब, वो लेबर मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ इल्ज़ामात ये लगे हैं कि वो अपने दफ्तर के बाहर फैसले करते हैं। मुख्तलिफ जगह पे माल्टाउन में उन्होंने एक कोठी ली हुई है, वहाँ वो फैसले करते हैं। उनके कार ख़ास जो हैं वो डीलिंग करते हैं। जो उनके सेक्रेटरी हैं जावेद साहब है, ज़ीशान हैदरी साहब हैं, ये लोग डीलिंग करते हैं और उन पर और अभी नैब ने उनके खिलाफ केस नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने पहले से शोर मचा दिया मिनिस्टर साहब ने कि मेरे खिलाफ जाली केस बनाया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। हालांकि सिर्फ कागजात इकट्ठे कर रही है नैब, अभी तहकीकात की बारी नहीं आई, सिर्फ वो मुख्तलिफ जगह से कागजात ले रही है। और उन्होंने देखा है कि शिकायत उनको 7 मुख्तलिफ हल्कों से शिकायत मिली है मिनिस्टर साहब के खिलाफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मिनिस्टर भी परेशान हैं कि उनको भी शायद इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने अभी से वावेला मचाना शुरू कर दिया है। अब मामला ये है कि देखें, इन चीज़ों पर बात ही यही है, एतमाद की बात है कि एतमाद होना चाहिए। अगर मेरे खिलाफ कोई केस हुआ है तो मैं एतमाद से अदालत में पेश हूँ और मेरे खिलाफ जो पेश हूँ वो भी आएँ और बातचीत करें, कागजात दिखाएं, हो अगर होता है तो जज उसी वक्त हमें फैसला दे। ये बात का फैसला यानी हतमी फैसला ना दे, लेकिन ये ज़रूर करें कि आया ये केस इस काबिल है भी कि नहीं कि इसे 8 साल बर्दाश्त किया जाए या इसे सुप्रीम कोर्ट तक बर्दाश्त किया जाए। अगर छोटी अदालतों में वो केस जो है मुस्तरद कर दिया जाए तो बड़ी अदालतों के बहुत आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। जो हज़ारों केसेस हैं, सैकड़ों केसेस हैं, लोगों के मतलब जिनकी बारी ही नहीं आती और सुप्रीम कोर्ट तक वो लोग जाते हैं, इसके बावजूद उनको इंसाफ नहीं मिलता। तो तरीक़ेकार तहरीक इंसाफ के मंशूर में था। वज़ीर आज़म को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी या अपोजिशन को कहनी चाहिए थी, और वज़ीर आज़म को ये कहना चाहिए था कि चूंकि लोगों का ये ऐसा है तो हम ये कर रहे हैं कि हम इसका मसला कमेटी बना दी, रिफॉर्म्स की बात की, रिफॉर्म दो देखिए अब कमेटी उन्होंने बना दी, मेरी कमेटी उन्होंने बना दी। अब आप देखिए कमेटी में कौन है? फ़रूक नसीम साहब हैं, वो पहले भी वजीर रहे, वफाकी वजीर हैं, वजीर कानून हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो पिछले अदवार में भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अदवार में भी रहे हैं। बाबर अवान साहब हैं, वो भी पहले रहे। तो नए लोग कौन है? ये क्या करेंगे? इन्होंने पहले क्या किया तो अब क्या करेंगे? कमेटी बना के मसले को खत्म नहीं करना चाहिए। कमेटी क्या सर, आप कैबिनेट उठा के कमेटी कमेटी निकल साहब। सर आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तनाजुर में देख रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के इस बयान को, खासकर इंसाफ के निज़ाम के ऊपर जो आज उन्होंने बात की है? रिफॉर्म्स किसने करनी थी सर, वादा किसने किया था, कहाँ तक बात पहुंची? देखिए समा, जब इमरान आए उनका स्लोगन इंसाफ और करप्शन को उसको ख़त्म करने का था। अब बात आती है कि वो उसी खाड़े में आए हैं कि जहां पहले करप्शन हो रही थी। अब ये करप्शन जो हमारी इतने 37 सालों से, आप 40-50 से आप ले लो, ये इसलिए ख़त्म नहीं होती क्योंकि आपके जो कोर्ट्स हैं वो उसको ड्रैग ऑन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास लीगल लकूनस हैं। अब वो लकूनस का फ़ायदा उठा के एडजर्नमेंट, फिर डेट पड़ जाती है, एड गोज़ ऑन एंड ऑन। जिस तरह भी नकवी साहब ने कहा है, अब तो पोता वो केस लड़ रहा है। ये आपको चाहिए कि जब आप यहाँ आज भी केसेस आते हैं, रिजर्व होगी जजमेंट, और बाई वाई रिजर्व, गेट ऑन विद इट, डू इट, गिव इट टू द पीपल। द क्वेश्चन इज कि जितना आप डिले करते हैं एक
आपके मीडिया के अंदर एक हर किस्म के परसेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ कंस्पिरेसी थेरीज निकल आ जाती हैं, फिर हम जज, जूरी और उसके बाद हम प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस खुद बन जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं समझता हूं कि आप इमीडिएटली एक डिसीजन लें, नो मैटर व्हाट। आपका जो लोअर कोर्ट की अभी उन्होंने बात की है, लोअर कोर्ट्स तो आपके इस तरह हैं जिस तरह के आप ये किसी लाहौर की या कराची की सब्जी मंडी है। आई मीन इट इज नॉट इवन वर्थ गोइंग देयर, इट इज अ हॉरिबल एटमॉस्फेयर कि जहाँ आप, और मैं आपको क्या बताऊं, मैं कई सिविल जजेस मुझे बताते हैं इन कॉन्फिडेंस इन प्राइवेट कि अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं इनको फोन आ जाते हैं, अगर वो दिलेरी से काम करना चाहते हैं उनकी ट्रांसफर हो जाती है। 3 की हुई है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, बिकॉज उनका करियर है आगे, उनको ये पकड़ के और रगड़ा के रख देंगे। तो ये आपका एक निज़ाम है, इसको ठीक इमरान ने नहीं करना, इसका ठीक आपको चीफ जस्टिस ने करना है जिसकी डोमेन में आता है। ही इज द वन हु शुड यूज ऑल हिज पावर्स कि उसका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है नीचे। आप तो नीचे लॉयर की जरूरत नहीं है, आपका जो इंप्रेशन है आप जज खरीद लो, ये आपका इंप्रेशन बना हुआ है। आई मीन व्हाट अ डिग्रेडिंग इंप्रेशन ऑफ आवर जुडिशरी, आई मीन दिस इज अनफॉरगिवेबल। तो मैं समझता हूं कि आपकी जो जुडिशरी है जो कि आपके रन करें, दे शुड बी फर्म, दे शुड नॉट बी डीलिंग डैलिंग कि भाई हम वेट करें, रिजर्व करें, ये कर, यार गेट ऑन विद इट। आप किस पे कर रहे हो, और कोई दूध जिसने ज्यादा बेच दिया, ये छोटे कोटों का काम है, ये एंटी करप्शन का काम है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। ये लॉकडाउन, ये कोरोना की बात होती है, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, जुडिशरी का काम नहीं है। व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जब सब कहते हैं कि अपने अपनी डोमेन में तुम काम करो, हम अपनी डोमेन में काम नहीं करते, और जो फिर नहीं करके आता है वो देखो जी ये तो ज्यादती हो गई है, जमहूरियत को आपने रगड़ के रख लिया। तो जमहूरियत का मतलब यही है कि एग्जीक्यूटिव और उसके साथ आपका ये जो है जुडिशरी एंड ऑफ कोर्स द आर्म फोर्सेस, दे ऑल वर्क इन देयर ओन आप कह लो के पैरामीटर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं है। और इमरान ने जो बात की है, मैं समझता हूँ उन्होंने दिल की बात कर दी है कि यार ये तो हकीकत है जो कि ये नकवी साहब कह रहे हैं, ऑपोजिशन बिल्कुल ऑपोजिशन को करनी है, लेकिन ये यार ये एक ईमानदार आदमी है, ये सीधी बात करता है रिगार्डलेस। मैं कहूँ कोई कहे ही इज द प्राइम मिनिस्टर, तो अगर वो सच्ची बात कर रहा है वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि ये एक इनहेरेंट कैंसर है हमारी सोसाइटी के अंदर, और इस कैंसर को दोनों ने मिलकर, इनकम्बेंट गवर्नमेंट एंड द ऑपोजिशन, फॉर द लॉन्ग टर्म। मुझे अभी तक याद है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी ब्रिटेन से हो रही थी एंड आई वाज अराउंड, आई वाज पार्ट ऑफ सम ऑफ इट, और हमने क्यों नहीं की, क्योंकि कई आपके सियासतदान जो है वो जाके बरतानिया में पनाह ले लेते हैं। यूएई के साथ आपकी क्यों होगी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, क्योंकि आपने कहा कि नहीं करनी है, वहां आपकी हो गई, वहां लोग भागते नहीं है, बरतानिया में भागते हैं। तो मैं समझता हूं जो आपने काम करना है आपने अच्छी नीयत से करना है और लोगों के लिए करना है। आज आप देखो ना, लॉकडाउन पे क्रिटिसिज्म हो गया, वो लॉकडाउन नहीं होता है, आवाज आती है और जी हम भूखे मर गए। आज अगर आप कर देते, वो कहते हैं जी देखो इमरान खान बराबर कर गया हमारा सारा, नहीं करता है अपोजिशन इसको एक प्लेग्राउंड बना देती है। यार वी हैव टू, ये टाइम है हमारा रिफ्रेशिंग आवर माइंड्स एंड वर्किंग टुगेदर एज ए नेशन। अनफॉर्चुनेटली उसामा, ये वी आर नॉट डूइंग इट। हम हर चीज को एक पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं, हर चीज को। मैं इसमें थोड़ा सा मैं मीर साहब आपसे इख्तलाफ किए बगैर, मैं आपसे सिर्फ आप गाइडलाइन समझ लें, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपने जो बात की है इसके अंदर दिल हुकूमत को बड़ा करना होता है। आप समझते हैं कि हुकूमत अपना रोल प्ले कर रही है कि वो अपोजिशन को साथ लेकर के चले? देखिए पार्लियामेंट में तो दोनों नहीं जाते। मैं समझता हूँ जो उसामा, वेरी गुड क्वेश्चन, जो लोग जिस हुकूमत में, जिस प्रोविंस में, इफ दे नॉट डीलिंग एंड इफ दे नॉट वर्किंग, गेट रिड ऑफ देम। दिस इज नॉट द टाइम कि सेल बाय डेट हो तो फिर आप उसको हटा दें। ये इमरान क्या कर रहा है अपनी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, जो मिनिस्टर काम नहीं कर रहा है ही इज गेटिंग हिम आउट, जो सेक्रेटरी, जो इधर उधर के लोग हैं, गेटिंग देम आउट। दैट्स द वे फॉरवर्ड। और ये प्रोविंस के अंदर, टू योर क्वेश्चन, ये प्रोविंसेस के अंदर भी चीफ मिनिस्टर्स को यही इक़दाम लेने चाहिए। डोंट वरी कि आपकी गवर्नमेंट आती है या जाती है या रहती है नहीं रहती है, आप आवाम की खिदमत करो यार। डोंट वर्क कि जी वो इस पार्टी का है, उस पार्टी का है, इस पार्टी का है। हमने थिंक करना है, सोचना है एज पाकिस्तानीज, एज नेशनलिस्ट। अगर हम इस तरह ये सोच नहीं रखेंगे तो फिर आपका जो सवाल है नल एंड वॉइड हो जाता है, क्योंकि जहां हमें कन्वीनियंट होगा हम उसको कर लेंगे, जहां नहीं होगा आप नहीं करेंगे। पुलिस के साथ देखो आपने क्या किया है, सब ने क्या किया है।
वो आपने उसको पोलिटिसाइज कर दिया, पुलिस की इज्जत कोई नहीं है। यही वजह है कि लॉकडाउन में आपकी पुलिस इनएफिशिएंट रही है, क्योंकि आपने एक आम पुलिस वाले को समझा ही नहीं है। पुलिस वाला, आपने उसकी जो अथॉरिटी है आपने उसको अंडरमाइन कर दी हुई है। यही वजह है कि आपके इंस्टीट्यूशंस नहीं ये आगे बढ़ते। तो सो फॉर योर क्वेश्चन, आई थिंक इमीडिएटली ऑल चीफ मिनिस्टर्स, जो आदमी काम नहीं कर रहा यार, गेट रिड ऑफ हिम। आपकी पार्टी का है, दूसरी पार्टी का है, जो मर्जी है, जब तक आप इस लाइन पे नहीं चलोगे, देयर इज नो सब्सटैंशियल जस्टिस, बाय द वे, देयर इज कंप्लीट जस्टिस, एंड दैट इज द रूट वी हैव टू टेक। बिल्कुल सही है। नकवी साहब, हाँ, मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ, इसलिए कि मीर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अपने बजा कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम जब आप पार्लिमानी लाते हैं तो पार्लियामेंट के आप मोहताज हो जाते हैं। पार्लियामेंट में आपको जाना चाहिए ना। हुकूमत जा रही है पार्लियामेंट में कोई चीज़ कि जहाँ पे भी देखें शिके, मतलब अगर कानूनी मसाइल हैं तो उनको आपने पार्लियामेंट में जाकर हल करना है। तो आप अगर चीफ जस्टिस को पाबंद करें या चीफ जस्टिस अपने नीचे बात करता है तो क्या होता है कि वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो जाके सियासतबाजी करती है और ग्रुप जाके पहुंच जाता है अदालतों में। तो उनके साथ जो हो रहा है वो भी तो देखेंगे क्या हो रहा है जजेस के साथ, वो कैसे फैसला करें। इनको फैसला करने के लिए ज़रूरी है कि इनका डोमेन जो है उसको मुकर्रर करने के, मज़ीद उसको मजबूत करने के लिए, इस्तेहकाम देने के लिए, जब हम ये कहते हैं कि कौमी अदारों को मजबूत किया जाए तो कैसे किया जाएगा, चाहे वो इंसाफ का हो, चाहे वो लेबर का हो, चाहे वो तालीम का हो, चाहे वो सेहत का हो। पार्लियामेंट से ही सारी चीज़ें होंगी तो बात होगी। यहाँ अपोजिशन पार्लियामेंट में जाने को तैयार नहीं है, उसको अपनी पड़ी हुई है, ना वो अपोजिशन नजर आती है। इसी तरह हुकूमत एक वन साइड फैसला करके अपने आप वो कर लेती है। मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं कि लोगों को निकाल देना चाहिए। 2 साल में बार बार दोनों हुकूमतों ने, यानी वफाक ने भी और सूबे ने भी वज़रा की रिपोर्टें ली, और रिपोर्टें लेने के बाद पंजाब में भी वज़रा की रिपोर्टें ली हैं कि जो लोग काम नहीं कर रहे उन रिपोर्ट्स की रोशनी में उन्हें फारिग कर दिया जाएगा। लेकिन एक को भी उस अंदाज में फारिग नहीं किया गया। एक वज़ारत से हटा के दूसरी वज़ारत से नवाज दिया जाता है। तो मसला तो ये है ना, फिर तो मसला हल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जमहूरियत में आप मसलहत पसंदी का शिकार हैं, और मसलहत पसंदी में फिर वही है कि सिर्फ निज़ाम अदल की बात ना करें, निज़ाम जमहूरियत पे भी लोगों को एतमाद नहीं रहा कि अब ये क्या मसले मसाइल हैं, किस अंदाज में होगा, कैसे होगा। दूसरी तरफ हुकूमत में जो आता है उसको ये देखना है कि उसके पास अक्सरियत कितनी है। अब मौजूदा बदकिस्मती से कहें या खुशकिस्मती से कहें कि इमरान साहब के पास वो अक्सरियत नहीं है जो उनको चाहिए, जिसके प्रेशर से वो कर। अब उनके ऊपर बेतहाशा प्रेशर होंगे, अपोजिशन के अपने प्रेशर हैं और जो इत्तेहादी हैं उनके अपने प्रेशर हैं। लिहाजा मामला जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। इसके लिए सचमुच बात वही है कि असल तो हमें नेशनलिस्ट होना पड़ेगा कि 72 सालों में हम नेशनलिस्ट ही नहीं हो सके, कि हमारा जो जज्बा कौमियत है उसको दबा दिया गया किसी ना किसी तरीके से, मुफादात के चक्कर में, कोई और लालच के चक्कर में, या हम अपने ज़ाती लेवल पे आ गए, हम ख़ानदानी सियासत करने लग गए, हम इलाकाई सियासत करने लग गए। तो इस मामला में जब इस अंदाज में हम जमहूरियत को चलाएँगे तो मामला बिगड़ते चले जाएंगे। फिर जो है 2 साल तो गुजर गए, 3 साल और गुजर जाएंगे। क्यों? सबसे बड़ी मुसीबत जो है इस वक्त कोरोना आ गया। अब कोरोना ही पूरा साल ज़ाया कर दिया। अब बजट आ रहा है, बजट के मामला जो होंगे उसके लिए क्या करना है, आइंदा मुस्तकबिल के लिए हमने कैसे करना है। तरक्याती मनसूबे बंद कर दिए गए, उनके फंड रोक लिए गए। यहाँ जो पंजाब में बजट दिया गया था वो पूरा इस्तेमाल नहीं हो सका। मतलब अभी तक 10 महीने में 2 माह पीछे रह गए, बजट आने लगे। बजट इजलास जो है हम असम्बली में नहीं कर रहे, हालात ऐसे हो गए कि हम उसे होटल में ले जा रहे हैं। अब मामला जो हैं बड़े अजीब व गरीब हैं। राइट सर, मैं इस पे सर इस टॉपिक को क्लोज करना है, लेकिन आपकी बात की रोशनी में मीर साहब से भी मैं चाहूंगा कि उनका कमेंट ले लूं इसके ऊपर। मीर साहब, पार्लियामेंट ने रोल प्ले करना है, नकवी साहब कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर उस तरह से रोल प्ले नहीं कर सकते, और पार्लियामेंट के अंदर ना ऑपोजिशन आ रही है ना हुकूमत आ रही है, करती है ना पार्लियामेंट। जी मीर साहब, ये बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि पार्लियामेंट जिसको अपना रोल प्ले करना चाहिए वो नहीं कर रही। नकवी साहब इज एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट। हम नहीं कर रहे वो। देखे ना, बात तो इवेंचुअली आनी है पार्लियामेंट के अंदर, और फिर वहां से आप लेजिस्लेचर करके आप फिर आगे लोगों को बताते हैं आपने ये इकदाम करने। तो अनफॉर्चुनेटली आप वहां जाते नहीं है, आप मीडिया और प्रिंट के थ्रू या आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू आप एड्रेस कर रहे हैं इश्यूज। नहीं सर मीर साहब वो इश्यूज भी वो होते हैं जो उनकी अपनी वजारत से मुतालिक नहीं होते। नॉन इशू को इशू बनाया जाता है सिर्फ बयान। आप बिल्कुल देखें ना,
आप उसामा बात वही कर रहे हैं, वो अपने ही आपके सेल्फ सेंटर्ड जो पॉइंट्स होते हैं उनको रेज किए जाते हैं। Absolutely. क्या पब्लिक डोमेन के कोई पॉइंट रेज किए? बिल्कुल नहीं किए। अब आज हम लॉकडाउन की सीरियसनेस पे आए, हैज एनीवन थॉट कि बाकी ममालिक खुल रहे हैं और हम कह रहे हैं भाई बंद करना है? क्यों बंद करना है? बिकॉज आपकी जो आवाम है वो उसमें अकल ही नहीं है कि जो इक़दामात हुकूमत या मेडिकल अथॉरिटीज दे रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करें। सेफ डिस्टेंसिंग का कहा है, बार बार आप और मैं सारे चैनल्स हम रो रहे हैं कि कह रहे हैं भाई खुदा के लिए सेफ डिस्टेंसिंग करो, हाथ दो, मुंह पे मास्क, दे डोंट केयर। तो फिर आगे क्या होगा? हुकूमत पे तनकीद आएगी ना। तो इसका इलाज इसका भी है, आप इनको चांस दें। एक सेक्टर टू सेक्टर आप देखें, जिस मोहल्ले में या जिस आबादी के अंदर ये वायलेशन है आप उसको लॉकडाउन कर दो, वहां पुलिस खड़ी करो, रेंजर खड़ी करो और इनको फिर इस तरह ट्रीट करो। क्योंकि अगर आपने प्यार से बता दिया है और आप देखो कि ये आगे बढ़ रहा है तो फिर ये बढ़ता ही जाएगा। आप देखो बरतानिया के अंदर इतनी बात कैजुअलिटीज हुई है, बहुत दुरुस्त है, आप आज बिल्कुल सही कह रहे हैं। 15 तारीख से दे आर ओपनिंग अप एवरीथिंग, दे आर ओपनिंग अप your shops, your everything out. Why? Because लोगों ने एहतराम किया है, लोगों ने रिस्पेक्ट किया है अपनी हुकूमत की जो हदायत है। हम नहीं अपनी हुकूमत की हदायत एक्सेप्ट करते। हम क्या करते? ओ जी देखो हुकूमत ने क्या किया, ओ भाई तुम क्या कर रहे हो? मीर साहब अभी तो लोग बातें ये कर रहे हैं, आज के दिन तक लोग ये बातें कर रहे हैं कोरोना है या नहीं है। आज के दिन तक तो लोग ये बात कर रहे हैं जी हुकूमत गलत बोल रही है जी, मीडिया गलत बोल रहा है जी, ये तो साजिश है जी। आप बताएं, आप पे किसी जानने वाले को हुआ है? आपने कुछ शख्स देखा है, अपनी आंखों से देखा है जिसको कोरोना हुआ हो? तो सर बातें तो इस तरह की हो रही हैं, हालात ऐसे हो गए कि अब सामने नजर आने लग गए हैं। अब में भी नजर आ रहे हैं, शहर में भी नजर आ रहे हैं, खानदानों में भी नजर आ रहे हैं, दोस्तों में भी नजर आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? लेकिन मीर साहब की बात ठीक है नकवी साहब कि स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर इतनी सख्ती कर दी जाए कि उस एरिया को आप सील कर दें मुकम्मल तौर पे। पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि उस गली को सील कर दिया जाए, वहां पे सख्ती कर दी जाए, उस इलाके को सील कर दिया जाए। मैं तो कह रहा हूँ आप नरमी करना चाहते हैं ना, लोग कह रहे हैं कि कारोबार खोला जाए, तो उन ताजरान से ये कहें कि भाई आप हमारी सपोर्ट करें कि आप बाजार के बाहर ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो मास्क ना पहने उसको अंदर ना दाखिल हो, जो सैनिटाइजर ना इस्तेमाल करे उसे अंदर आने ना दें। बिल्कुल सही कहा। सर ये मामला दुकानदार भी तो उसी अवाम में से है ना सर, आपने देखा है क्या हुआ? अनारकली मौजूद है सर, फिर अनारकली और इचरा में सर इचरा में अनारकली में क्या हुआ? आपको क्यों बंद करवानी पड़ी? इसलिए बंद करवानी पड़ी कि वहां पे एक दुकान में सैकड़ों लोग घुसे हुए थे, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, दुकानदारों ने भी उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं करवाया। अमल नहीं होगा तो उनसे कहेंगे हम बंद कर देंगे, और जिस इलाके में ना हो बिल्कुल उसे बंद कर देना चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी हमारे लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, उसके गेट पे एक बंदे खड़े करें और कहें कि जी बगैर मास्क के बाहर नहीं निकलने देंगे, बगैर मास्क के अंदर नहीं जाने देंगे। देखिए क्या होता है, एक एक इलाके को और स्काउट्स को लेके, रजाकारों को लेके। आप जो बात कर रहे हैं ना, हमारी कौम बहुत ही वर्सेटाइल कौम है। जब वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ या इमरान या जरदारी इनके पैसे की बात होती है तो पूरी कौम अकाउंटेंट बन जाती है। ये कोरोना आता है पूरी कौम आपकी डॉक्टर और हकीम बन जाती है। एयर क्रैश होता है सारे एविएटर्स बन जाते हैं, और जो आपके रियल अथॉरिटीज हैं आप उसको बिल्कुल बाईपास कर जाते हैं। हम वी वरी अबाउट अदर्स रादर नॉट वरिंग अबाउट आवर ओन सेल्स। आपने बड़ी अच्छी बात की, देखो अपनी फैमिलीज को देखो यार, फ्रेंड्स को देखो, अपने बचाओ, फिर बाद में उसकी परवाह बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, हर एक को लगे हुए एक दूसरे के पीछे। मुझे ब्रेक पे जाने से पहले मैं मीर साहब आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि डॉक्टर्स अब कहते हैं बाकायदा कि खुदारा आप इंटरनेट के ऊपर जाके अपनी बीमारियों को तलाश ना किया करें। उनके मुताबिक लोग जाते हैं, अपनी बीमारियों के सिम्टम्स देखते हैं और सिम्टम्स देखने के बाद फिर मेडिसिन की बात से वो इलाज करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स को ये कहना पड़ गया मरीजों को कि आप क्या कर रहे हैं, खुदा खौफ करें। ब्रेक में जाना, वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। शॉर्ट ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नकवी साहब, अब मामलात किस तरफ जा रहे हैं? खासकर कोरोना के हवाले से दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अमवात की शरह में इजाफा होता चला जा रहा है। और अभी तक जैसे अभी ब्रेक से पहले मीर साहब भी बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे, हम सब यही बात कर रहे हैं कि इसका सिर्फ हल एक ही है, एहतियात। अब आवाम अगर इस बात पर नहीं आ रही तो सर दूसरे ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? देखिए, मैंने कल भी अर्ज़ की थी, आज भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम लोगों में बातें जो हैं अफवाहों की सूरत में जो फैलती हैं ना, और हम लोग उसको सोचना समझना छोड़ देते हैं, हम मजाक बना लेते हैं हर बात को। हमने कोरोना को भी मजाक बनाया हुआ है, एक सीरियस मसला है,
पूरी दुनिया में तकरीबन 3 लाख जो है अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक में हो चुके हैं। तो हम तो तरक्की पजीर मुल्क हैं। अब हमारे यहाँ जो है पहले दिन से हम कह रहे थे कि लॉकडाउन होना चाहिए, लॉकडाउन होना चाहिए। वो ये समझ रहे हैं, जो हमारे दोस्त दूसरे हैं वो ये समझ रहे हैं कि शायद मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल वो क्या कहते हैं कर्फ्यू लगा दिया जाए, लॉकडाउन कर दिया जाए, सारी चीज़ें बंद कर दी जाएँ। वज़ीर आज़म ने चूँकि पहले दिन से थोड़ा सा नरम हाथ रखा और उन्होंने कहा कि लोग मर जाएंगे, दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो उनकी रोज़ी का मसला हो जाएगा, ये वो। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ख़ित्ते में ख़ास तौर पे पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में इसकी शिद्दत कम है, लेकिन दुनिया बता रही है कि आपके यहाँ शिद्दत बढ़ने वाली है और बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कि लाहौर में आप देखें अचानक 100 आदमी का मर जाना कोई आसान मामूली सी बात नहीं है। इसी तरह हज़ारों रोज़ के मरीज़ों का आना, हमारी जो मुजाहिद हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन के जो हमारे लड़ाके हैं, सिपाही हैं, वो डॉक्टर्स की 6-6, 3-3, 4-4 जो अगर मरना शुरू हो जाए तो क्या होगा। ये सामने आ गई सारी सूरत हाल। अब मसला ये है कि वो वही है कि आपको देखें, एक बाप की हैसियत से अगर हुक्मरान जो हैं वो भी पूरे मतलब एक फैमिली का सरबराह होता है, एक कौम का सरबराह होता है, एक ममलकत का सरबराह होता है, तो उसे अगर वो खिलाने की बात कर रहा है, दिहाड़ीदार लोगों की दिहाड़ी बचाने की बात कर रहा है, अगर वो खुराक की बात कर रहा है, अगर वो उनके रोज़गार की बात कर रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि ये भूखे नहीं मरने चाहिए, तो फिर वो एक तरफ सोने का नवाला खिलाने की कोशिश कर रहा है। तो अब दूसरी जानिब उसे आंखें भी दिखानी चाहिए, उसे सख्ती भी करनी चाहिए। क्यों कि एक दूसरे से फैल रहा है। अब मामला जो है हाथ से निकलते जा रहे हैं। आप ये देखें कि सिंध जो है वो आगे है, पंजाब जो है उसके दूसरे बाद है। अगर केपी के देखें तो वहाँ ज़्यादा बात हुई है। सिंध में अगर नहीं हो रही तो क्या हो रहा है, तो उन्होंने प्लाज्मा जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब लाहौर के अस्पतालों को देखें तो वहाँ की सूरत हाल क्या है। जो PKLI था उसकी बड़ी अच्छी शोहरत थी, अब ये 2 माह के अंदर वहाँ से भी शिकायत लोगों को महसूस होने लग गई। जो हमारे यहाँ पे बनाया गया था जो जॉर्ज टाउन में सेंटर, उसकी बड़ी तारीफ़ें थी, तो बाद में वहाँ से सोशल मीडिया पे आ गई कि वहाँ अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं, कि वो अपनी तवानाई जो है और सेहत की फ़िक्र के लिए अंदर ही क्रिकेट खेलनी शुरू कर दी और वहाँ भी सख्तियाँ हो गई, वहाँ के मामला भी गड़बड़ हो गया। तो मामला मिल हैसुल कौम हम हैं कि हम हर चीज़ को मजाक समझते हैं। और बात बिल्कुल सही है मीर साहब की कि अभी आप इस्लाम की गुफ्तगू शुरू करें तो हर शख्स आपको आलम दीन नज़र आएगा और वो नई से नई मिसालें देगा कि ये कहा और ये कहा, और अहादीस भी सुनाएगा जिसकी बाद में चाहे आपको तहकीक भी ना हो, लेकिन वो सुना देगा आपको। इसी तरह आप किसी महफिल में छोटी सी बीमारी का भी जिक्र कर लें तो लोग आपको 3, 4, 5 किस्म के इलाज बता देंगे। फौरी तौर पे कोरोना का साथ भी यही हुआ, किसी ने कहा प्याज खा लें, किसी ने कहा लहसुन खा लें, किसी ने कहा गर्म पानी पी लें, किसी ने कहा गर्मी आएगी तो खत्म हो जाएगी। तो शुरू से ही हमारा जो था मिन हैसल कौम। सर हमारे गवर्नर पंजाब साहब ने भी टोटका बताया था सर, गर्म पानी पिए। गवर्नर पंजाब साहब ने, हाँ, गवर्नर पंजाब साहब ने भी, मतलब हर शख्स ने मैदे में जाके मीर साहब मुस्कुरा रहे हैं। मतलब मीर साहब क्यों नहीं मुस्कुराएंगे, क्योंकि मीर साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, उन्हें पता है कि मामलात कहाँ जा रहे हैं और ये लोगों को क्या गोलियां दी जा रही हैं। वो कहते हैं कि ये तावीज़ मैंने दिया, तकिया के नीचे रख के और आप 3 दफ़ा दरूद पढ़े और 1 दफ़ा कलमा पढ़े और सो जाएं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो वो तो ईमान का हिस्सा है कि दरूद और सलाम और कलमा पढ़ना हमारे ईमान का हिस्सा है। तो हम कैसे नहीं मानेंगे, हम वो मान के बैठ जाते हैं, दूसरे दिन पता लगता है ये मामला गड़बड़ हो गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जिसका काम है उसी में, जब हम सियासतदानों को कह रहे हैं, हम अदालतों को कह रहे हैं कि अपनी डोमेन में काम करें, तो हमें भी तो सोचना चाहिए कि हमारी डोमेन क्या, हमने क्या करना है। जिसकी डोमेन है उसमें जाना चाहिए। इसका इलाज यही है कि देखिए फासले रखें और अपनी ज़िंदगी की बात करें, अपने प्यारों की बात करें। तो इस्लाम का है ना कि आपने अगर खैरात भी देनी तो घर से शुरू करें, मदद भी शुरू करनी तो अपने ख़ानदान करें, ताकि इसी तरह रवैये सब अपनाएं और तमाम ख़ानदानों तक जो है वो सहूलतें पहुंच जाएं। सही है सर। अब देखें चौधरी शुजात साहब ने एक बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा था कि जितने हमारे मुखय्यर हजरात हैं वो 2-2, 4-4 ख़ानदानों की फ़िक्र करें जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं, दरमियान दर्जे के, जिन पर ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी ले लें। या जो बहुत मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन दिहाड़ीदार लोग हैं, उनकी फ़िक्र करें। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह तो बहुत लोग हैं ऐसे मुखय्यर हज़रात जो माशाल्लाह खैरात भी कर रहे हैं, सदक़ात भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो वो अगर ये कर लें, ओन कर लें लोगों को, तो ये मामला हल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हुकूमत ही अरबों रुपए लोगों को दे तो फिर रोटी मिलेगी, वरना नहीं। बिल्कुल ठीक है सर। मैं मीर साहब की तरफ बढ़ता हूँ। मीर साहब, इस वक्त हुकूमत जिस तरह से मुश्किल का शिकार है, बिलाशुबा
अगर हम सोचें तो ये बड़ा मुश्किल फैसला है कि आपने लोगों के रोज़गार के बगैर उनको चलाना है, घर में रोटी नहीं आएगी, चूल्हा नहीं जलेगा, उससे भी ज़ाहिर है कि आपकी परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। और दूसरी जानिब अब 78 रोज़ाना की बुनियाद पे हम मैयतें उठा रहे हैं कोरोना की वजह से। सर ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास, किस तरह से निकल सकते हैं हम इस सिचुएशन से? देखें, ये बड़ा एक ट्रिकी एक ये सिचुएशन है। अगर आपका कंप्लीट लॉकडाउन हो जाता है, जो कि भी आप कह लो 2 महीने से पार्शियली आप कह लो कि टोटल कंप्लीट तो नहीं है, सबसे बड़ा जो इफेक्ट ही होगा अपार्ट फ्रॉम अदर मेजर आप कह लो कि सेक्टर्स, आपका मीडिया बिल्कुल बैठ जाएगा, क्योंकि मीडिया की अर्निंग्स एडवर्टाइजिंग से है। एडवर्टाइजिंग वहाँ होती है जब आपकी ओपन मार्केट्स होती हैं और आपकी फिर कंपटीशन लगा होता है एंड यू कंटिन्यू सेलिंग। अब इसके अंदर आज आपके अंदर मीडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मेडिकल सप्लाईज की आप कह लो कि एड ज़्यादा है और बाकी भाग रहे हैं। क्यों? बिकॉज द मार्केट इज़ नॉट देयर। और मीडिया चलता किस पे है? एड्स पे चलता है। एक तो आपकी गवर्नमेंट के एड्स नहीं आ रहे, दूसरे आपके कॉर्पोरेट जो सेक्टर्स के वहां के एड्स नहीं आ रहे हैं, तो हाउ विल द ओनर ऑफ अ मीडिया फ्लैगशिप रन इट? सो ये एक बहुत बड़ा आपके सामने एक क्राइसिस आने वाला है, लेट मी अश्योर यू, बिकॉज मीडिया ओनर आपको कब तक सर्वाइव करके रखता रहेगा? वो तो कईयों की तनख्वाहें आधी लेके आ गया हुआ है। अब द क्वेश्चन इज कि ये विल ही कंटिन्यू लाइक दिस? आई डाउट इट, क्योंकि किसी के पास फेंकने के लिए पैसा नहीं है, पैसा लगाता है वापस लाने के लिए। तो ये एक क्राइसिस आपके सामने आएगा। दूसरी चीज है कि आप एक करप्शन एक क्रिएट करेंगे इस माहौल के साथ, क्योंकि कई जो बनते हैं रिपोर्टर्स वो जाके लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। आपको भी पता है, नकवी साहब को पता है कि ये लोग जाके मिसयूज करते हैं ओनर्स के नाम, चैनल्स के नाम, एंड दे टेक मनी फ्रॉम देम विद द रिजल्ट कि इनको तनख्वाहें नहीं मिलती हैं। विद द रिजल्ट एक नया एक अननेसेसरी पेंडोरा बॉक्स कंट्रोवर्शियली खुल जाता है। सो एक तो ये सेक्टर हो गया। अब द क्वेश्चन इज, जैसे मैंने पहले कहा है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है। देखो ना, आप टीबी, एड्स, कॉलरा, मलेरिया, डॉग फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा सारों के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। डेंगू भी आपके सामने, आप सबके साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। तो आप इसके साथ भी को एग्जिस्ट करना सीखें। लेकिन कहां से सीखेंगे? आप हुकूमत से सीखेंगे, मीडिया से सीखेंगे, पब्लिक अवेयरनेस से सीखेंगे। मैं समझता हूं आपको अपनी मसाजिद जो है इनको पब्लिक यूज के लिए लाना चाहिए। इनको बार बार अनाउंस करें कि देखो मास्क पहनो, मास्क के बगैर मत जाओ। पब्लिक अनाउंसमेंट्स करने दो यार। बिल्कुल ठीक है। आप जब तक ये सर्विसेज नहीं करोगे हर मोहल्ले में, और सेक्टर्स को आप जो देखता है, आपका जो मॉनिटर है जो देखता है कि ये वायलेशन है, बंद कर दो। डोंट थिंक सेकंड, डोंट थिंक द सेकंड टाइम, आप इसको बंद करो। ये खुद मैं कहूंगा कि लाइन पे बड़ा वजन है आपकी बात, यहां से बिल्कुल सही बात। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची एयरपोर्ट पे हम मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, डंगरों की तरह हम जाते हैं, भेड़ों की तरह जाते हैं। बाकी एयरपोर्ट पे जाए, इवन दुबई, लाइन में खड़े हो जाते हैं। और भाई तुम पाकिस्तान में क्यों नहीं करते हो यार? पाकिस्तान में तुम यहां जो नेक टू नेक खड़े होते हैं वह डिस्टेंस के साथ खड़े होते हैं, धक्के दे रहे होते हैं, वेदर खातून है कि क्या है, लेकिन बाहर जाके आप डिस्टेंस भी करते हो, हर चीज करते हो। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज वी डोंट ओबे आवर ओन लॉज, दैट इज व्हाट इट इज। और हमारा लॉ है, हमारा लॉ बड़ा वीक है, बड़ा मैं समझता हूं क्या आप जो अच्छा लॉ इंप्लीमेंट करते हैं, ओ जी ज्यादती होगी हमारे साथ। ये बाहर क्यों नहीं करता है यार? ये ज्यादती, ये जो ज्यादती और इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, ये बाहर क्यों नहीं है? बाहर आपका सिंगल एक बॉबी आपको रोकता है, आप ना ची करते हैं ना चू करता है, वो एक रेडियो करता है, उठा के आपको ले जाता है। इधर भी यही करो। बिल्कुल ठीक है सर, मैं इधर आगे जी बिल्कुल ठीक है, नहीं दिखाओगे इट वोंट वर्क। बिल्कुल सही बात है। सर मैं अगले टॉपिक पे जाना चाह रहा हूं। दो लफ्ज़ी बात कर दूं, या वहाँ कानून की हुक्मरानी है और यहाँ शख्सियत की हुक्मरानी है। लोग जो है लोगों की शख्सियत बिल्कुल सही से नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ अर्ज़ कर रहा हूँ मैं मीर साहब, पंजाब हुकूमत ने 28 दिन का लॉकडाउन का जो है तजवीज़ दी है। वफाक से कहा है कि जी हम 28 दिन सख्त लॉकडाउन चाहते हैं। सिंध हुकूमत कह रही है 15 दिन का कर्फ्यू लगा दिया जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दोनों जो हैं, एक तो हम गरीब लोग हैं, एक हम अनपढ़ लोग हैं, एक हमें आगाही दी भी जाए तो हमें समझ नहीं आती। तो इन तमाम मामलात का मसला ये है कि जितने हालात ख़राब हो रहे हैं उसमें यही मसला है। मैंने कल भी अर्ज़ की थी
कि मसाजिद से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें उसके मेंबर से आवाज़ उठानी चाहिए, हमें लोगों की ज़िंदगी क्यों, इंसान और इंसानियत दोनों चीज़ों को हमें साथ साथ लेके चलना है। अगर इंसान नहीं होंगे तो फिर ये मुआशरा क्या होगा? इंसानों से मुआशरा बनता है, फ़र्द से मुआशरा बनता है। हम अफराद की बात ना करें, अफराद की हिफाजत ना करें तो कहाँ जाएंगे? हमें कारोबार चाहिए, लेकिन मामला तो वही है कि जहाँ से भी हो, जैसे भी हो, इनको छोटे सेक्टर में बांट के और वहाँ सख्ती कर दी जाए तो मामला बेहतर सियासी तरफ आना है। सर, मैंने 2 टॉपिक मुझे कवर करने हैं और क्लोजिंग से पहले इस पर बात करें। नकवी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो नवाज शरीफ साहब की फ़ोटो आई है, वायरल हो गई, चाय पीते हुए खुशगवार में, फिर बातें शुरू हो गई हैं कि वो बीमारी, वो इलाज, वो कहाँ तक पहुँचा है। और मरियम बीबी ने बयान दिया इसके ऊपर, वो कहती हैं कि एक झलक जो है वो मुखालफिन की आसान ख़ता हो जाते हैं। मेरा ख्याल है झलक की बात नहीं है, बात ये कि वो इलाज के लिए बाहर गए हैं, वहाँ पे वो चाय पी रहे हैं, खुशगवार मूड के अंदर है। नकवी साहब कैसे देख रहे हैं इस मामले में? आप चाय पे पाबंदी ना लगाएं। सर, मैं चाय पे बिल्कुल पाबंदी लगा रहा, खुशगवार मूड पे पाबंदी नहीं है सर। लेकिन माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के रिकॉर्ड होल्डर वज़ीर-ए-आज़म हैं, 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। और मामला जो हैं वो ऐसे ही हैं कि मेरे या आपके कहने से वो बाहर नहीं गए, वो इलाज के लिए गए और इजाज़त लेके गए। उनको किसने भेजा, कैसे भेजा, क्या हुआ, हम तो चाहते हैं इलाज में कुछ पेशरफ्त हो रही है। देखिए, नहीं हो रही, कहाँ हो रही है? उनके तो पहले से नहीं हो रही। जब वहाँ शहबाज शरीफ साहब साथ बैठे थे, उनके जमानती जिन्होंने जमानत दी थी उनकी, वो भी उनके साथ बैठे हुए थे, वो भी तस्वीर सामने आई थी कि वो अपना खाबागिरी कर रहे हैं क्योंकि कश्मीरी हैं, कश्मीर तो खाबागिरी होते हैं। आज वो चाय पीते हुए नजर आए तो जाहिर है, तो फिर अगर आप इतना शोर मचाएंगे इन तस्वीर पे तो अपोजिशन तो ये कहेगी कि शायद एक झलक से ही आप परेशान हो गए। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि जब हम कानून को मुख्तलिफ शख्सियात के साथ मुंसलिक करके मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल करते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। आज उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए केस में और वो बाहर हैं, सबको पता है, अदालत से इजाज़त लेके गए, लेकिन वो कहाँ, कितने दिन के लिए गए, कौन जवाब देगा? उनके जमानती यहाँ मौजूद हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे पूछा जाए ना कि जनाब ये इलाज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये खेल तमाशा क्या है? कौन पूछे? कौन को हमने जवाब देना है? सर, कौन पूछे? कौम को हमने जवाब देना है। हुकूमत पूछे, अदारे पूछे, जहाँ मामलात हैं उनके वो पूछे। मैंने और आपने क्या कहना है? वो तो मुल्क से बाहर जा चुके हैं, मेरी इजाज़त से या आपकी इजाज़त से तो नहीं गए। जिसकी इजाज़त से गए वहाँ जाकर रेट की जाए, वहाँ पूछा जाए कि जनाब ये सवाल ऐसा है। लोग जाते हैं, दरख्वास्त गुजार होते हैं और वो बातचीत करते हैं और सारी चीज़ें अदालतें सारी कुछ करते हैं कि भाई किसके बेस पे गए, कहाँ पे चीज़ें, ये नरमी क्यों आई, किसने इजाज़त दी थी उनको, किस लिए? तो वो मामला तो आपके सामने, इनका तो पुराना है। देखिए, अभी बात हो रही थी कि रिपोर्टर्स जाके पैसे लेते, तो रिपोर्टर्स को गंदा किसने किया? किसने? येलो जर्नलिज्म को माशाल्लाह नवाज शरीफ साहब ने प्लाट और माल और जर से बिल्कुल मुंसलिक कर दिया। माजी में इन्होंने लोगों को बड़ी अयाशियाँ कराई, बड़ा कुछ दिया, तो जाहिर है वो मामला तो गड़बड़ है। मीडिया की बात करें कि मीडिया गड़बड़ हो जाएगा, मीडिया तो ख़राब हो चुका है, मीडिया क्राइसिस में है, बड़े से बड़े अदारे क्राइसिस में है। वहाँ तनख्वाहें रुकी हुई लोगों की, आम लोगों की। हम लोग तो वर्कर्स हैं, आप भी वर्कर हैं, लेकिन ये सारा काम हो चुका है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आप ये सोचें कि अगर इस कौम के हर फर्द को इसी मुश्किल से गुजरना अल्लाह ना है करे और हमने इस तरह बर्दाश्त करना है तो क्या मामला होगा? तो हुकूमत के लिए भी शुभ की है, दुनिया में हमारे कौम के नाम पे भी कि हम एक एटमी ताकत हैं और हम सर्वाइव करने के लिए, हम रोटी के लिए भूखे मर रहे हैं, तो हमारे क्या मामला हैं? तो ये सब तक मिल के बात होगी। लेकिन अफसोस ना की है कि ना सूबाई हुकूमतें वफाक के साथ चल रही हैं, ना आम आदमी से कोई रब्ता ऐसा कि अगर बल्दियाती इलेक्शन हो गए होते और नाजमीन हमारे मौजूद होते, काउंसलर मौजूद होते, तो महल्ला वाइज ये मसला आपने एक प्रोग्राम में बड़ी अच्छी बात की थी कि बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान करवा दें आप और 6 महीने आप रोटी जो है ना उसकी फिक्र छोड़ दें आवाम की। वो बल्दियाती नुमाइंदे जाने और उनका काम जाने, वो जो है वो इस कोरोना की सिचुएशन में, लॉकडाउन की सिचुएशन में खुद ही जो है वो अपनी कैंपेन के चक्कर में जो है वो रोटियां पूरी करते रहेंगे तमाम पूरी कौम की। अच्छा मीर साहब, नकवी साहब ने भी बात की, आप सुन रहे थे, नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर गए हैं, पेशरफ नजर नहीं आ रही। सर, जब यहाँ मुल्क से वापस जा रहे थे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने आके, मैं इस पर तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन अगर इलाज में पेशरफ नहीं हुई और आज माशाल्लाह सेहतमंद बैठे तो चलिए वज़ीर साहब को तो रिपोर्ट दी गई ना, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद तो खुद एक जो है वो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, वो उनसे बेहतर कौन जो है वो जान सकता है। तो सर गायनी की है, सर चले गायनी की है,
हाँ, इंजीनियरिंग अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की हुई, इलेक्ट्रिकल की हुई, टेक्सटाइल की हुई है, बेसिक तो वही होंगी। मीर साहब, कहाँ पे गलती हुई? यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकी, या सिचुएशन बेहतर हो गई है सेहत में? नवाज शरीफ साहब भी कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? अब देखें ना, नकवी साहब ने कंफ्यूजन ड्रॉ कर दी है, वो गायनी की है। अब मैं क्या इसका जवाब दूं आपको? द क्वेश्चन इज कि देखें, वो नवाज शरीफ गए, जैसे उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उनकी जो अपने मेडिकल अरेंजमेंट्स या मेडिकल फैसिलिटेशन या जिस तरह भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है, वो गए। अब नवाज शरीफ नजर आते हैं कहीं बाहर चाय पी रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं, कावा जो मर्जी, तो पूरी कौम या छलांगे मारती है। यार देखो, वो अगर बाहर गए हैं ना, ही विल कम बैक। वन, मुझे पता है यार, जब when he was in exile, मेरी डेली मीटिंग्स होती थी इनके साथ, and he always wanted to come back. I know that. लेकिन the question is कि what is keeping him there? What are the circumstances? ये मुझे नहीं पता, ये डॉक्टर्स को पता है और अथॉरिटीज को पता है। दो, नवाज शरीफ कोई जानवर नहीं है, वो एक इंसान है। अगर वो कहीं चाय पी रहा है, एक तस्वीर को ले लेता है जाके और जाके वायरल कर देता है, यह सारी दुनिया परेशान हो जाती है। और भाई वो चाय पी रहा है यार, वो घर में भी पीता है, बाहर भी पी सकता है, कहीं भी पी सकता है। सो हमें ये जो ट्रिवियल सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड ट्रिवियल सॉर्ट ऑफ कमेंट्स देने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। एवरीबॉडी हैज देयर ओन राइट, लेकिन एज फार एज एलिगेशंस, एज फार एज आप जो मर्जी कह लो कि उनके खिलाफ जो चार्जेस है, दैट रिमेन्स बिटवीन द कोर्ट एंड हिम। मैंने पहले कहा है ना कि हम जज जूरी हर के बन जाते हैं, जब तक आपके पास वो आप कह लो कि कॉन्क्रीट प्रूफ ना हो किसी बात करने का, डोंट ओपन योर माउथ। बिकॉज एक रिस्पॉन्सिबल आदमी टेलीविजन पे आके इस तरह की अगर बात करेगा, वो एक आम आदमी वो घबरा जाएगा, वेदर गवर्नमेंट को या ऑपोजिशन का, यार ये क्या बात कर रहा है। तो हमें इस चीज से तो मौका चाहिए ना, वी शुड डूइंग इट आइदर फॉर द गवर्नमेंट और आइदर फॉर द ऑपोजिशन इन एन अननेसेसरी टोन। मीर साहब, ये देखिए, ऑपोजिशन तो मौका चाहती है इस तरह के जो है वो मामलात के ऊपर, और ये मामला ऑपोजिशन का है तो वाइस वर्सा आ जाए कि हुकूमत मौका ढूंढती है इस तरह की जो है वो बातें करने का। तो ये तो देखिए, इस वक्त हुकूमत की तरफ से बातें आ रही है ना, ये सारी की सारी, कि जनाब वो बाहर चाय पी रहे हैं, उनका इलाज भी नहीं हुआ, वो कैसे हैं, और जब वो होंगी तो हमें मीडिया पे डिस्कस करना पड़ेगा। जब दिन के अंदर आपके वुज़रा बात करेंगे, आपके बड़े अरकान जो है वो बात करेंगे, तो हमें तो इसके ऊपर बात जो है वो करनी पड़ेगी कि ये मामला जो है वो क्या चल रहा है। अच्छा, ये इसमें बता दीजिए, जो अभी बात कर रहे हैं नकवी साहब, कि वो तमाम डिपार्टमेंट्स, इदारे या हुकूमत जो इस सारे मामले के अंदर थे, वो पूछते क्यों नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आते? इस पर सर आपका क्या स्टांस है? देखें, दे शुड आस्क, बिल्कुल दे शुड, बिकॉज ऑब्वियसली जिस सर्कमस्टांसेस में गए हैं, आई थिंक ये इसका कोई आपके पास कोई एग्जांपल नहीं मिलता कहीं किसी पीएलडी के अंदर कि आप एक आदमी को कन्विक्ट भी कर देते हैं, उसकी सेंटेंस भी हो जाती है और फिर आप उसको कहते हैं बाहर जाके इलाज कराओ। अब ये आपके सामने एक प्रेसिडेंट बन गया है, बिकॉज अब कोई भी इस तरह का बीमार होगा वो तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अगर आप उसको रिफ्यूज करोगे, बिकॉज यू हैव अ प्रेसिडेंट हियर। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आपने इसी प्रेसिडेंट से चल रहा है, तो फिर देन दिस प्रेसिडेंट हैज टू बी ओपन फॉर वन एंड ऑल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जस्टिस एक के लिए नहीं, सबके लिए। अब बात आती है, आपको सवाल, बिल्कुल आपने अच्छी बात की, सवाल आप करें मेडिकल अथॉरिटीज के साथ, उनके डॉक्टर्स के साथ। भाई आप बताएं व्हाट आर दी मेडिकल कंडीशंस, कि उनकी क्या इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स एंड ऑल दैट। आई थिंक ये आप दोनों को, उनके डॉक्टर्स और आपके डॉक्टर्स, इन दोनों को मैं सकता हूं इन रेपो रहना चाहिए। ये रहोगे, आपको एक करेक्ट पिक्चर आएगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा है ना, कोई भी हो वो एक लीगल लकूना का हमेशा एडवांटेज उठाता है, उसका राइट है, वो उठाएगा और उठाता रहेगा जिंदगी में। तो इस चीज को अगर आपने मिनिमाइज करना है, तो जो रेलेवेंट आप कह लो जो लोग हैं, इनका आपस में रैपो होना बड़ा जरूरी है। फिर आपके पास कुछ ना कुछ रिपोर्ट आती है, जबकि अथॉरिटीज एटलीस्ट हियर इन पाकिस्तान दे कैन टेक सम एक्शन ऑन दैट। लेकिन वहां अगर आप एक अननेसेसरी चीज करेंगे, तो वो कह देंगे कि मेरे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, मैं तो ये इसलिए बाहर आ गया हूं। सो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड एक चीज है, बट यस, शहबाज शरीफ इज द गारंटर। आई थिंक बिल्कुल सही है, नकवी साहब सही कह रहे हैं, इनसे आप पूछे, आपने गारंटी दी थी। शहबाज शरीफ साहब कहेंगे वो जी डॉक्टर से आप बात करें, मैं तो डॉक्टर्स की एडवाइस पे। ये बड़ा एक वो कह रहे हैं ना, एक अननेसेसरी पेंडोरास बॉक्स है जो कि हम खोलेंगे इस वक्त।
बिल्कुल ठीक है soon. सर। अच्छा, मुझे नकवी साहब आखिरी टॉपिक पे बात करनी है और वो एटमी धमाकों के हवाले से शेख रशीद साहब ने आज एक जो बात की है, इसकी कोई तस्दीक, कोई तरदीद क्या आपके, वैसे तो ये राज हैं और आपने भी कल बात करते हुए अगर कुछ राज है उनको राज रहने दिया जाए, लेकिन ये जो बात के पूरी काबीना नवाज शरीफ समेत जो है वो इन धमाकों के खिलाफ थी और उन्होंने नाम लिया राजा फुलक साहब का, गौहर अयूब साहब का, और फिर उन्होंने कहा कि मैंने ये करवाया। सर देखिए, नवाज शरीफ साहब की पूरी काबीना उनके पीछे थी और वो चाहते थे कि धमाके ना हो। मैंने कल भी अर्ज़ की थी, मैं हमेशा कहता हूँ और मैं कहता हूँ कि उनकी कहने पर धमाके नहीं हुए, ये एक हकीकत है। और बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने कुछ चीज़ देखी हुई आंखों से और आप कहें कि हाँ, देख के मक्खी नहीं खाई जा सकती। अब मसला ये है कि ये 3 अफराद जिनके नाम लिए गए हैं, ये सचमुच काबीना में हिमायती थे धमाकों के, क्योंकि भारत के मामले में शेख रशीद साहब हमेशा जो है मुतनाज़ा रहे हैं और मैं शेख रशीद साहब का भारत के मामले में एक बिल्कुल उनके साथ जो है वो जंग मौजूद है, उनके नाम के भी। चाहे आप भारत में जाके शेख रशीद के हवाले से बात करें, वो आपको बड़ा सख्त तनकीद करेंगे। इसी से शेख रशीद साहब जो है भारत के ख़िलाफ़ बोलते हैं और उन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए हुए हैं माजी में। अब उन्होंने उस वक्त भी यही कहा कि धमाके होने चाहिए। इसी तरह गौहर अयूब साहब भी हिमायती थे और राजा ज़फ़रुल हक भी एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन की हैसियत से, और वो देखें कहाँ से वो कब तक पहले भी वज़ीर थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे और बड़े अहम जगह पे वो रहे, बहुत से उनके ओहदे रहे हैं, तो वो भी जिम्मेदारी से वो चाहते थे। और चौथे आदमी जो थे इनके करीबी, वो थे मजीद निज़ामी साहब, जिन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर नवाज शरीफ ने धमाका ना किया। फवाद साहब को लेकर भी कर रहे थे आप? मैं फवाद साहब को कुछ और कर रहा हूँ। फवाद साहब मेरी पार्टी है, फवाद साहब मेरे साथ गवाह हैं कि मैंने इस पर वर्किंग की थी। और मैंने किसके कहने पे वर्किंग की थी? मैंने एक बड़े हाई ऑफिशियल के कहने पे वर्किंग की थी और ये धमाके 30 मई को होने थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब के वालिद मोहतरम की वजह से ये 28 मई को हुए, क्योंकि 28 मई को जुमा था, तो उन्होंने कहा जुमतुल मुबारक को नमाज के बाद ये हो जाए। प्लान में, शेड्यूल में ये 30 मई को थे। लेकिन मैंने असलम बेग साहब से बात की थी चंद दिन पहले, जब मुझे ये पता लग गया और मैं क्लोजिंग से पहले जरा मीर साहब की तरफ जाना, हाँ ये होने वाला है, तो असलम बेग साहब भी मुझे कहें तुम मजाक समझ रहे हो, इसके लिए टनल्स बनती हैं ये। मैंने कहा सब कुछ तैयार है, आप फिक्र ना करें, इतवार को धमाके हो रहे हैं। वो मुझसे नाराज हो गए जी। लेकिन हकीकत यही है कि धमाके किराए हमने किए, हमारी कौम ने की है, उसकी सबकी विश थी और अस्करी ताकत होनी। बिल्कुल ठीक है सर। फवाद चौधरी साहब ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को अपने ट्वीट के अंदर। उन्होंने कहा है कि इनको साइंस भी नहीं पता, जो है वो साइंस की अलिफ भी नहीं पता, पता नहीं कि वो क्यों कर रहे हैं, इस पर मौका नहीं है बात लंबी करने का। मीर साहब, आप इस पर बात करना चाहेंगे कि जो शेख रशीद साहब ने बात की है, कोई आपके पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन? देखें, अब मैं क्या आपको बताऊं, ये जो धमाका है बिल्कुल नवाज शरीफ पे बहुत प्रेशर था। शमशाद अहमद खान फॉरेन सेक्रेटरी थे और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये आज पाकिस्तान में शायद लोगों को नहीं पता, ये CIA ने धमाका करवाया है, हमें प्रेशर डाल सबके जाऊँ। क्लिंटन की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बिल्कुल कह रही थी कि मत करो और इन्होंने कहा कि करो। ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि किसी को नहीं पता, ये फैक्ट है। CIA ने लिख के बाब रख हमें दिया है, बहुत प्रेशर डाला और उस प्रेशर के थ्रू नवाज शरीफ ने एक्सप्लोजन किया। नवाज शरीफ वाज नॉट डूइंग इट एंड एट द एंड ऑफ द डे शमशाद अहमद खान साहब ने कहा उधर पूछ लें, आप उनको टीवी पे लेके आए एंड ही विल गिव यू द कंप्लीट पिक्चर, बट इट वाज CIA हु प्रेशराइज्ड अस बिकॉज उनके अपने इंटरेस्ट है, हमारे अपने इंटरेस्ट है एंड इट वेंट इन आवर इंटरेस्ट बिकॉज इंडिया ने पहले कर लिया हुआ था एंड आई थिंक वी डिड द राइट थिंग बैलेंस करने के लिए उन्होंने करवाया, इलाके में बैलेंस एक्सप्लोजन। बिल्कुल सही है, ये बड़ी आपने आज बात की है। इसके ऊपर नकवी साहब जो अपनी सवाने उम्री लिख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये बाब लिख के रख लिया मैंने, सेकंड कर रहे हैं आपकी बात को कि बिल्कुल ये सबसे जो है वो आए हैं। बहुत शुक्रिया आप जमीर साहब, आपने आज के प्रोग्राम में वक्त दिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।